क्वेश्चन नंबर 156 पर हम आ चुके हैं। इसको जरा सब लोग देखेंगे अच्छे से। आपसे कहा है दो प्रिंटर एक्स और वाई का क्रय मूल्य 5,436 है। जब एक को A% लाभ पर एक को B% लाभ पर बेचते हैं कुल 1170 का लाभ होता है। एक्स को B% पर लाभ पर बेचा जाए, वाई को A% पर बेचा जाए तो कुल 1080 का लाभ होता है। ए का मान ज्ञात करिए। देखिए सिंपल इक्वेशन बनाकर इक्वेशन सॉल्व होगा। मैं आपको बताता हूं। एक आपके पास 5400 का है, इसको अगर A% लाभ पर बेचा जाए, और एक आपके पास 3600 का है और इसको अगर आप B% लाभ पर बेचते हैं तो आपको 1170 रुपए मिलते हैं। 1170 आपको मिलते हैं। इतनी बात ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, बाद में बोल रहे हैं कि इसको उल्टा कर दो। बाद में इसको उल्टा कर दो मतलब कि 5400 पर B% लाभ हो जाए, 5400 पर B% लाभ हो जाए और 3600 पर A% लाभ हो जाए तो क्या हो जाता है, 1080 हो जाता है ना। अब आप क्या करिए, पूरे में आप 18 का भाग दीजिए क्योंकि ये सभी नंबर्स 18 से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। सभी नंबर्स आपके 18 से कैंसिल हो जाएंगे। और आप यहां पर क्या करें, परसेंटेज को थोड़ी देर के लिए बाजू कर दें, हम उसको समझ लेंगे बाद में, ठीक है। और नहीं तो आप एक काम ये कर सकते हो कि यहां पे खैर परसेंटेज से ये 2 जीरो और परसेंटेज से इसके 2 जीरो, परसेंटेज से इसके 2 जीरो और परसेंटेज से इसके 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं। अगर 18 का भाग देंगे तो ये बनेगा 18 तिया 54, 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा 18 से 7 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 18 इंटू 6 और 18 इंटू 5, ये एग्जैक्ट 65 बार कट रहा है। इसको देखेंगे तो 18 तिया 54, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 6। आपको दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, बस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आई आपको, है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो आपके पास यहां पर एक है, यहां पर 3A है, यहां पे 2A है, 2B 3B है, 65 और 60 है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको A की वैल्यू निकालनी है। तो आप B को बराबर करिए। आप किसको बराबर करेंगे, B को। तो यहां B कितना है, 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना। यहां पे कितना है, 3 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। B को सेम कर लेते हैं तो A अपने आप जो है आपका आंसर में आ जाएगा, है ना। B को मैंने सेम किया तो यहां पे ये कैंसिल हो गया आपका। चलो लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3 और 3 9, 3 का दुगना हो गया 6 और 65 का 3 गुना करेंगे तो 18 और 15 यानी 195। यहां पे आ गए तो ये हो जाएगा आपका 4A, ये हो जाएगा आपका 6B और ये हो जाएगा आपका 6 का दुगना 12, 120। क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा, ये आपका प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये गया कैंसिल। 9 में से 4 गया तो ये आ गया आपका 5 है। 195 में से 120 गया तो ये आ गया आपका 75, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 15 आ जाएगी। बस यही आपसे पूछा है, ए की वैल्यू 15। हाँ हाँ निखिल, देखो टाइप बहुत सारे हैं। अभी जो लेटेस्ट सारे टाइप आ रहे हैं वो हम यहाँ कर रहे हैं। अगर हर टाइप को करेंगे तो चैप्टर बहुत लंबा खिंचाएगा, और इसीलिए हमने क्या किया है कि आपको मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड दिया है। उस रिकॉर्डेड में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इससे अलग रहेंगे, उसको मैं अपडेट करवाऊंगा। तो उसके क्वेश्चंस इससे हटके रहेंगे, तो वो आप और देखोगे तो और चीजें कवर होंगी। और अगर अपनी मैथ्स वाली किताब है तो वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी क्वेश्चन वही मिलेंगे जो रिकॉर्डेड में मिलेंगे। समझ आया क्या। 5400 का A%, 3600 का B%, कुल मिला के 1170। 5400 का B%, 3600 पे A%, कुल मिला के क्या हो गया आपका 1080। 18 से भाग देके इनको इजी कर दिया, या 3 का गुणा या 2 का गुणा, इक्वेशंस बनाए और आपको यहां पे आंसर की प्राप्ति हो गई। क्वेश्चन नंबर 157 पढ़िए। ठीक है, आपसे यहां कहा गया है जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक निर्धारित किया गया है। देखो
एक आपका कॉस्ट प्राइस है, एक आपका सेलिंग प्राइस है, एक आपका मार्क्ड प्राइस है। घड़ी को अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले मार्क्ड प्राइस लिख लेते हैं और फिर आपका सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। तो घड़ी को अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है, मतलब अगर वो 8 रुपए की है तो उसको बेचा कितने पे जाता है, 7 में बेचा जाता है। 8 रुपए की चीज है, उसको कितने में बेचा जाता है, उसको 7 रुपए में बेचा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है और इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, इसके लिए इन्होंने कहा है कि उसमें 25% का लाभ होता है। मतलब ये जो 7 रुपए में बेच रहे हो, इसमें 25% का लाभ शामिल है। मतलब ये अपने आप में कितना है, 125% है। भाषा समझ में आई आपको? 7/8 पर बेचने का मतलब है कि 8 की चीज कितने में हो जाए, 8 की चीज आपकी 7 में हो जाए, है ना। 8 की चीज 7 में हो जाए और इस 7 के अंदर 25% का लाभ शामिल है, मतलब ये अपने आप में 125% है। तो 100 कितना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका क्रय मूल्य कितना है। यहां तक समझ में आया? अब सुनिए, ये कैंसिल हो जाएगा 25 से 5 बार, ये कैंसिल हो जाएगा 25 से 4 बार। 7 इंटू 4 हो जाएगा 28, और 28 में अगर आपने 5 का भाग दिया तो ये आ जाएगा आपका 5.6। कितना आ जाएगा? मार्क्ड प्राइस कितना है, 8, सेलिंग प्राइस कितना है, 7, और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, तो 5.6। अब क्या पूछा है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है ना। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो वो अधिक है 2.4, है ना। 2.4 ज्यादा है किससे, 5.6 से, मल्टीप्लाई बाय 100। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 2.4 ज्यादा है ना। और अंकित क्रय मूल्य से, इसलिए नीचे आएगा 5.6, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 का। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो अगर देखें तो 8 तिया 24 और 8 इंटू 7 56 और मल्टीप्लाई में 100, और 3/7 का मतलब आपको पता है 42 होता है, 14 तिया 42, तो ये आएगा आपका 42.86%। परसेंटेज में आपने पढ़ाई है भाई। 1/7 का मतलब 14%, 14 सही 2/7, 14 तिया 42, तो आंसर 42 के आसपास आएगा। बोलिए। हम्म 5 का सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पढ़िए क्वेश्चन को। हम्म नहीं, दोनों सेम है निखिल। एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में 4,32,000 में एक जमीन खरीदी। किसी कारण से इसका मूल्य 25% की दर से ह्रास हुआ। मूल्य ह्रास का मतलब मूल्य में गिरावट, मूल्य में कमी। 2 वर्ष बाद ओ को बेच दिया, ओ नहीं है उसको क्यू कर लो, क्यू को बेच दिया। इस समय शहर का विस्तार हुआ, बुनियादी ढांचे में नई परियोजनाएं सामने आई, जिससे उसकी कीमत में 50% की वृद्धि हुई, है ना। तो आपसे कहा गया है कि 2 साल बाद भूमि का मूल्य क्या हो जाएगा। कुल मिलाकर कुछ नहीं है यार, पहले 2 साल 25% की कमी आई, जिसका मतलब 1/4 होता है, और अगले 2 साल 50% की वृद्धि हुई, जिसका मतलब 1/2 होता है। तो आपके पास 4,32,000 है, 4,32,000 है। 4 पर 1 की कमी हुई 2 साल तक, 3/4 और 3/4। फिर उस एरिया में नई स्कीम्स आई, नई योजनाएं आई। पहले आपको समझ में आया ना, उसने जमीन खरीदी, खरीदने के बाद 2 साल तक उसका रेट गिरा, लेकिन कुछ साल बाद वो एरिया अच्छा हो गया, रेट बढ़ गए। तो रेट कितने बढ़ गए, 50%। तो 2 साल तक 50% रेट बढ़ गए, मतलब 2 पर 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो 3/2 और 3/2, ये कुछ ऐसा मामला हो जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? ठीक है। हम्म। अब हम यहां पे देखें कि डिजिटल सम लग सकता है क्या, क्योंकि नीचे तो लग जाएगा। 4 और 4 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 यानी 1। अब सबके ऑप्शन के डिजिटल सम आपके अलग अलग होने चाहिए। तो 5 और 4 9 गया, तो ये हो गया 7 5 12 और 6 18, 18 का मतलब आ गया आपका 9। फिर यहां पे अगर देखें
तो 5 और 4 9 गया, 5 और 5 10 और 7 17, 17 का मतलब कितना आ गया 8। यहां पर अगर देखें तो 5 5 और 4 हो गया आपका 9, और यहां पे हो गया 7 और 5 12, और 12 और 6 18, मतलब फिर से 9 आ गया। ये तो दिक्कत वाली बात है। और 6 5 11 और 7 18, डिजिटल सम नहीं लगेगा, तीन तीन ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ रहा है। तो अब आपको इसको पूरा पूरा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो 4 और 4 हो गया 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना हो गया 64, 64 के पहाड़े में 432 आता है क्या, एक बार चेक करते हैं। तो 64 के पहाड़े में 432 जो है 7 बार शायद आ जाए, 7 तो नहीं आएगा, 8 बार आएगा क्या, 8 इंटू 4 भी नहीं होगा, ठीक है। 6 और 6 36, ठीक है नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अगर 4 और 4 हम 16 से ही काटें तो 16 का दुगना हो जाएगा आपका 32, लेकिन उससे भी नहीं कटेगा, 4 से ही उड़ेगा। तो 4 एकम 4, और 4 इंटू 8 हो गया आपका 32, और उसके आगे लग जाएंगे आपके 3 जीरो। तो एक बार तो ये कैंसिल हो गया, है ना। फिर 4 से कैंसिल हो सकता है क्या, तो 4 का दुगना हो गया 8, और 4 इंटू 7 हो गया आपका 28, तो ये हो गया आपका 27,000। फिर आपका हो गया 2 दूनी 4, अब इस 4 से मैं इसको उड़ा देता हूं, तो 4 इंटू 6 हो गया 24, 4 इंटू 7 हो गया 28, और 4 इंटू 5 हो गया 20, 6,750। अब 6,750 में 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 का आपको गुणा करना है, ठीक है ना। तो लास्ट में 0 और 5 भी आएगा, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट भी लगभग सभी का सेम है। तो अब आपको एक अप्रोक्सीमेटली, हम ऐसा करते हैं लगभग 80 का गुणा करते हैं। आप इसका 81 है ना, आप थोड़ी देर के लिए लगभग 80 का गुणा करो, आप लगभग पहुंच जाओगे जो आंसर होना चाहिए। तो ठीक है, जीरो छोड़ो, यहां पे भी एक जीरो छोड़ो, 8 और 8 हो गया 64, कैरी हो गया आपका 6, 8 और 7 हो गया आपका 56, 56 में अगर आपने 7 जोड़ दिया, सॉरी 57 में अगर आपने 6 जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 63 का 3, कैरी हो गया आपका 6, और 8 इंटू 6 48, 48 में अगर आपने 6 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा आपका 54। तो आपका आंसर 54 लाख के आसपास आएगा, और 54 लाख वाला एक ही ऑप्शन है। तो इसका आंसर 54, मतलब आप मेरे शब्दों पे मत जाना, 5,46,750, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, 5,46,750। हाँ, डन, आगे चलें। एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य 150 रुपए बढ़ जाए, समान छूट देने के बाद उसका लाभ प्रतिशत 40% तक बढ़ जाता है। पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। हम पढ़ते आए हैं, अगर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो बनाया जाए, 10% की छूट दें फिर भी 20% का लाभ होता है, ये आपको पता है। 10% की छूट तब भी 20% का लाभ। अंकित मूल्य 150 रुपए बढ़ा दें, समान छूट देने के बाद, समान छूट देने के बाद यानी अभी भी अगर हम 10% की ही छूट दें तो उसे 40% का लाभ 40% तक बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है, 140 हो जाता है। मैंने अभी इस 150 रुपए को यूज नहीं करा, बाकी सब आपके सामने है। एक बार प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। समझ आया? 10% का डिस्काउंट, 20% का प्रॉफिट। अगर डिस्काउंट सेम रहे, समान छूट दी जाए, तो लाभ प्रतिशत आपका 40% हो जाता है, यानी 140% हो जाता है। अब यहां पे जो मैं करने जा रहा हूं ना, आपको अभी फिलहाल उसका अंदाजा नहीं है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी तो आगे भी आपको बढ़िया समझ में आएगा। अच्छा, अब सुनिएगा, आप इनका रेशो बना सकते हो क्या? इसका रेशो बनेगा 3 तिया 9, इसका रेशो बनेगा 3 इंटू 4, इसका रेशो बनेगा वही 9, जीरो जीरो ही कटेगा, और ये क्या हो जाएगा 14। अब मैं आपको जो बोल रहा हूं वो ये कि आप इसमें लगा लो क्रॉस मेथड। क्या लगाओ? क्रॉस मेथड। देखो कैसे, आप एक तरफ लिखिए कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखिए मार्क्ड प्राइस।
कॉस्ट प्राइस पहले कितना था 3, बाद में कितना हो गया 4, बाद में कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 14। क्यों? क्योंकि आपने क्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं करा, लेकिन आपने अंकित मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया? आपने अंकित मूल्य को 150 रुपए बढ़ाया। यू इंक्रीज्ड मार्क्ड प्राइस बाय 150, है ना? ये 3 से 4 हो गया, ये आपका 9 से 14 हो गया बाद में। क्यों? क्योंकि आपने क्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं करा, लेकिन इसको आपने कितना बढ़ाया? 150। क्रॉस मेथड लगाइए तो 14 का 3 गुना 42 और 9 इंटू 4 हो गया आपका 36। 14 का 3 गुना हो गया 42 और 9 इंटू 4 हो गया आपका 36। यहां आ जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये क्या बचेगा? ये आपका बचेगा 42 में से आपका 36 गया, तो आपके पास कितना बचा? 6, और 150 इंटू कितना आ जाएगा? 9। 150 इंटू कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अब सुनिएगा आगे। यहां पे हम क्या करेंगे? 3 का दुगुना 6 और 3 का 3 गुना कर दिया, और 2 से इसको उड़ा दिया 75 बार। 75 का ट्रिपल, यानी कितना आ गया? 225। कितना आ जाएगा? 225। अब अगर एक की वैल्यू 225 है तो आपसे बोला है उसकी लागत मूल्य बताइए। तो 225 में क्रय मूल्य का, लागत मूल्य का, यानी 3 का गुणा कर देंगे हम। तो 225 में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 675, 675। डिजिटल थंब लग रहा है। टाइपिंग मिस्टेक। हो जाएगा यार, ग्रुप डी की तैयारी इससे हो जाएगी, डोंट वरी। आया क्या समझ में? बोलिए भाई। कृष्ण कुमार, आज आपका अरिथमेटिक खत्म हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बधाई। और अब आपको क्या करना है? खूब अच्छे से अब प्रैक्टिस करनी है। जो चैप्टर्स टफ लगते हैं उनका रिवीजन करो, और अब खूब सारे टेस्ट लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो, खूब नए नए सवाल लगाओ। वही काम आपको करना है। ठीक है, गॉट इट? चलिए आगे। इस क्वेश्चन को एक बार आप 1 या 2 बार अच्छे से पढ़िए, दिखने में बड़ा है, करने में बहुत आसान है। हाँ जी, पढ़ लिया। चलो समझें इसको। 2400 रुपए आंसर है, नहीं सुधीर, गलत आंसर है। हम्म, हाँ बुलबुल जी, हम पहले भी समझा चुके हैं कि अगर प्रश्न में जीडी लिखा है तो ही जीडी की तैयारी नहीं होगी। मैथ्स मैथ्स है। जीडी से, जो जीडी में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे आप और अच्छे बेटर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जीडी का लेवल आपको इसके आगे बहुत कम लगेगा, है ना? कई बच्चे परेशान होते हैं कमेंट में, रेलवे तो लिखा ही नहीं रहा है, जीडी तो लिखा ही नहीं रहा है,
ये तो लिखा ही नहीं रहा है, हम कैसे मान लें कि हमारी उस एग्जाम की तैयारी चल रही है? अरे मैथ्स, मैथ्स है। मैं मजाक में कई बार नहीं कहता हूं कि किसी इंसान के माथे पे उसकी जाति तो लिखी नहीं रहती है ना? और भले हम आपस में कितना ही जातिवाद और कितना ही धर्म के आधार पर लड़ लें, लेकिन जब खून की जरूरत अगर कभी पड़ जाए तब आप कभी धर्म नहीं देखते। तो इससे समझ में आता है ना कि सब इंसानों का बनाया हुआ है। मैं इस बात को इसलिए समझा रहा हूं कि मैथ्स मैथ्स है। आप जिन एग्जाम की बात कर रहे हैं हम उनसे ऑलरेडी बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जब उस एग्जाम के प्रश्न लगाओगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, इसलिए चिंता मत करो। प्रश्नों के नाम पे अगर आप ऐसे बच्चों वाले काम करोगे ना कि जीडी तो लिखा ही नहीं है, ये प्रश्न जीडी में कैसे आ जाएगा, अभी तुम जीडी का पेपर तो देखना, तुम्हें लगेगा कि हम इससे ज्यादा बड़े बड़े बम जो है डिफ्यूज करके बैठे हैं, है ना? 3000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, गलती से एक दुकानदार उत्पाद को लागत मूल्य से 10% ऊपर चिन्हित करता है और अपने ग्राहक को 40% छूट देता है। गलती से उत्पाद को लागत मूल्य से 10% ऊपर चिन्हित करता है और ग्राहक को 40% छूट देता है, तो उसे कुछ नुकसान होता है। यदि सही अंकित मूल्य से 40% अधिक अंकित करता और सही छूट 10% है तो कुछ लाभ प्राप्त करता। यदि लाभ से नुकसान में 240 रुपए का अंतर है, यानी जो पहले नुकसान हुआ बाद में जो लाभ हुआ उसमें अगर 240 का अंतर है, तो आपसे पूछा गया है लागत मूल्य क्या है। क्लियर है? चलिए, तीन चीजें हम यहां पे समझेंगे। एक हमारे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, एक हमारे पास सेलिंग प्राइस होना चाहिए, और एक हम बीच में इस बार मार्क्ड प्राइस रखेंगे। और मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। हम लागत कॉस्ट प्राइस तो 100 ही लेते हैं। इन्होंने कहा कि लागत मूल्य से 10% ऊपर चिन्हित कर दिया, यानी 100 रुपए की चीज को कितना लिख दिया, 110, और इस पे 40% की छूट दे दी। तो 110 पे 40% की छूट यानी उसको 60% पे बेचेंगे, तो कितने पे बेचेंगे, 66 पे। 100 रुपए की चीज के ऊपर टैग मार दिया 110 का और उस पर 40% का डिस्काउंट दे दिया, यानी आपने 60% पर बेचा। हां कि ना? क्लियर? दूसरी बात, यदि सही अंकित मूल्य होता जो कि 40% अधिक है, यानी 100 रुपए की चीज को 40% अधिक लिख दें और उस पर 10% की छूट दें, तो 140 पर 10% की छूट यानी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा वो 90%। तो 140 का 90% कितना हो जाएगा, 140 का 90% हो जाएगा 126, 126। तो उत्पाद का लागत मूल्य आपको, अब इन्होंने कहा है कि पहले जो नुकसान हो रहा था और अब जो प्रॉफिट हो रहा है दोनों में 240 का अंतर है। तो मुझे एक बात बताइए, पहले क्या नुकसान हो रहा था, आप 100 रुपए की चीज को 66 रुपए में बेच रहे थे, तो ये तो घाटा है यार। 100 रुपए की चीज को 66 में बेचोगे तो घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है, तो ये आपके 34 रुपए का घाटा हो रहा है। 100 रुपए की चीज को अगर 126 में बेचोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपको 26 रुपए का फायदा हो जाएगा। यहां 34 का घाटा हो रहा है, यहां 26 का लाभ हो रहा है। 34 में से आपका और 26 गया, यानी आपको 8 रुपए का नुकसान अभी भी है। इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 8 का, जबकि वास्तव में कितने का अंतर है, 240 का। 8 बराबर 240, यानी 1 बराबर कितना, 1 बराबर 30। और अगर 1 बराबर 30 तो उत्पाद का लागत मूल्य बताइए, तो 30 का गुणा लागत मूल्य यानी 100 में कर दीजिए, तो उसका लागत मूल्य कितना आ जाएगा, उसका लागत मूल्य 3000 आ जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले 34 का नुकसान, बाद में 26 का फायदा। 34 में से 26 गया, 8 का नुकसान अभी भी है और 240 का अंतर अभी भी है। 1 बराबर आपका 30, 100 बराबर 3000। ठीक है? बताओ भाई, समझ में आ गया क्या? हाँ, 1 मिनट बस है ना।
इसके आगे के मैं 2-3 क्वेश्चंस अलग लगा रहा हूं, तो 1 मिनट, इसलिए मैं फाइल चेंज कर रहा हूं। हाँ, चलिए 2-3 आपको और सवाल करा रहा हूं बस, इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। ओनली 3 क्वेश्चंस और हैं, और ये मैंने लेटेस्ट अभी कुछ 2024 के अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, डरना मत, दिखने में बहुत बड़ा, करने में बहुत आसान रहेगा, सिर्फ अच्छे से पढ़ो। पढ़ लिया? हाँ, देखो, यदि ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3,000 रुपए से कम है, तो एक विक्रेता 12% की छूट प्रदान करता है। 3,000 से अधिक है तो 15% की छूट प्रदान करता है। आनंद 900 रुपए की एक शर्ट है जिसमें 9% का मार्जिन अर्जित करने के बाद बेची गई, साथ ही 1900 का क्रय मूल्य वाली एक जैकेट 6% मार्जिन के बाद बेची गई। बिल के निपटान के लिए आनंद को कितना भुगतान करना होगा? देखो, इसमें क्या है, ऐसा होता है कि अगर 3,000 रुपए तक का आपका बिल बनेगा तो हम आपको 12% का डिस्काउंट देंगे, और अगर आपका बिल 3,000 से ऊपर का बना तो हम आपको 15% का डिस्काउंट देंगे। एक दुकानदार ने इसी स्कीम दे दी, 3,000 तक का बिल बनेगा तो हम आपको 12% का डिस्काउंट देंगे, 3,000 से ज्यादा का बिल बना तो हम उसे 15% का डिस्काउंट देंगे। अब हमारे एक आनंद भाई हैं, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने 900 रुपए का एक शर्ट खरीदा और उस पर 9% का मार्जिन अर्जित करके बेचा गया। 9% का मार्जिन अर्जित करके बेचा गया का मतलब यह है कि 900 पर उसने 9% का लाभ कमाकर दुकानदार ने इसको दिया, और इसने, आनंद भाई ने एक और 1,900 रुपए का कुछ खरीदा जैकेट, उसको 6% मार्जिन पर बेचा, यानी उसको 106% पर बेचा। बात समझ में आई आपको? आप अभी ऊपर वाली चीज में कंफ्यूज हैं तब भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा। 900 रुपए का शर्ट है, उसको 6% मार्जिन पर बेचा या 9% मार्जिन पर बेचा, मतलब 900 रुपए की चीज को 109% पर बेचा। फिर 1,900 की जैकेट को 106% पर बेचा, यानी उस पर 6% ऊपर और इस पे 9% ऊपर। इतना फायदा लेकर उस दुकानदार ने दोनों चीजों को बेचा। इतनी बात आप सभी को समझ में आई? ठीक है, तो देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 981 हो जाएगा। इसको अगर देखें, 19 × 6, 114 का 4 हो जाएगा, कैरी 11 का 1 आ गया, 19 और 1 कितना आ गया, 20, 2014 हो जाएगा। 1900 का 106% निकालेंगे तो 2014 आ जाएगा। दोनों को जोड़ो तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, 8 और 1 कितना हो गया, 9, 20 और 9 कितना हो गया, 29। तो मुझे बताइए आनंद का बिल कितने का बनेगा? आनंद का बिल बनेगा 2,995 का। आनंद का बिल कितने का बना? 2,995 का। अब दुकानदार ने यह कहा कि अगर आपका 3,000 तक का बिल बनेगा तो हम आपको 12% का डिस्काउंट दे देंगे, यानी 2,995 3,000 से कम है, तो अगर 3,000 से कम का जितना भी बिल बनेगा, 3,000 से ज्यादा का बना तो आपको 15% का डिस्काउंट, 3,000 से कम का बना तो 12% का डिस्काउंट। तो 12% का डिस्काउंट मतलब 100 में 12 का डिस्काउंट, यानी कितना परसेंट पे करना है आपको? 88% पे करना है। यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई? 100 पर 12% का डिस्काउंट, यानी 88% पर आपको देना है। क्लियर है बात? बस, तो इतना बिल बना, उस पे उसको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिजिटल सम एक बार देख लेते हैं कि लग रहा है क्या। तो जैसे यहां देखा 5 और 4 9, तो बचा केवल 3। यहां देखा 5 और 4 9, 6 और 6 12 13 14, 14 का मतलब कितना आ गया, 5। यहां पे 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 और 2 कितना आ गया, 7। यहां पे 6 और 3 9 गया, और 5 और 2 7 और 6 13, 13 का मतलब आ गया 4। सबका डिजिटल सम अलग अलग है, तो लगा लो भाई, बढ़िया हो गया। तो 9 और 9 गए तो 5 और 2 बचा आपके पास 7। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 मतलब 7, 49 मतलब कितना आ गया, 4, और 4 मतलब क्या आ गया, डी। ऑप्शन डी आपका आंसर है, 2635.6। बताइए, समझ आया?
क्लियर? कितना अच्छा सवाल है, दम कुछ नहीं है। 900 पर 9% लाभ लिया, 1900 पर 6% लाभ लिया, बिल बना 2995 का, 3000 से कम का बिल है, 12% का डिस्काउंट और ले लो, बस इतना सा दुकानदार कह रहा है। अगला क्वेश्चन। यदि एक दुकानदार चीनी को 44.8 रुपए की दर से बेचता है तो 12% का लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो गया। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रति किलो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो, आप पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ लो यार, नहीं तो फिर बोलोगे ये कहां से वो कहां से। प्रश्न पढ़ लिया? नहीं, 15% डिस्काउंट देते, 3000 से ऊपर होता तो। देखिए, चीनी को 44.8 में बेचा तो 12% का लाभ हुआ, मतलब ये अपने आप में 112% है। 44.8 में बेचा तो 12% का लाभ हुआ, मतलब ये अपने आप में 112% है। अगर ये अपने आप में 112% है तो 100% कितना? तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका? 40 आएगा। ये चीनी का क्या आ गया? ये चीनी का कॉस्ट प्राइस आ गया, ये चीनी का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो गया। देखो, 1/5 हिस्से का मतलब क्या है सुनना। आप ऐसे समझो कि हमारे पास 5 किलो चीनी थी, 1 किलो खराब हो गई, तो अब बची कितनी? 4। हम कुछ मन से मान लेते हैं। पानी का रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो गया, मतलब हमारे पास 5 हिस्से रहे होंगे, उसमें से एक हिस्सा खराब हो गया, तो बचे कितने? 4। ठीक है, कुल मिलाकर मुझे 5% का लाभ भी कमाना है यार। टोटल मुझे कितना लाभ कमाना है? टोटल मुझे 5% का लाभ कमाना है। तो अब मेरी बात सुनना, हमें पता है कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 40 रुपए किलो है। तो 40 रुपए किलो का अगर 5 किलो होगा तो ये हो गया 200 रुपए। मुझे इस पे 5% का लाभ भी कमाना है। तो अगर मुझे इस पे 5% का लाभ कमाना है, मतलब मुझे 200 का 5% 10 रुपए और कमाना है। तो मुझे टोटल कितना मिलना चाहिए? मुझे टोटल 210 मिलना चाहिए। भाई 5 किलो मेरे पास है और उसकी लागत क्या है? लागत 40 है। 5 किलो है, लागत क्या है? लागत 40 है। तो मेरे पास टोटल 200 रुपए का सामान है, उस पर 5% का लाभ यानी 200 का 5 10 रुपए कमाना है। तो मुझे टोटल कितना पैसा चाहिए? 210। टोटल चाहिए मुझे 210 रुपए, पर अब बचे तो 4 किलो हैं क्योंकि 1 किलो तो खराब हो गया। तो 210 रुपए चाहिए 4 किलो बेचने पर। तो 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 5 20। आपको 52.5 रुपए प्रति किलो पर बेचना है, 52.5 पर बेचना है। बी आपका आंसर है। समझे या नहीं? क्लियर? अच्छा, कौन सी नितेश, कौन सी शर्ट ले आए तुम हमारे जैसी 5? बोलो यार, समझ में आया क्या? है ना? लागत मूल्य 40 है, हमारे पास 5 किलो है यानी 200 रुपए की शक्कर है, चीनी है। 5% लाभ कमाना है 10 रुपए, यानी 210 रुपए मुझे चाहिए। मुझे 210 रुपए चाहिए लेकिन 4 किलो ही है, तो कितने में बेचे? 52.5, 52.5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 163। दिखने में बहुत खतरनाक, करने में बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। डरना मत बस तुम, पढ़ लो अच्छे से।
ना आसान लगे तो मुझे बोल देना। सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, डर लगता है तो पढ़ो ना यार, क्यों इतना घबराते हो? सिलेबस कंप्लीट करो भाई। अगर हम लेट जागे हैं, तैयारी लेट शुरू करी है, तो समय तो लगेगा ना। इतनी ज्यादा चिंता थी तो 1 साल पहले तैयारी चालू करनी थी। अब नहीं करी है, अभी करी है, तो जो समय लगना है वो तो लगेगा ना। बच्चा अगर 9 महीने में पैदा होगा तो उसको 9 महीने तो चाहिए ना। अगर 2 4 महीने 6 महीने सिलेबस में लगते हैं तो उतना तो लगेगा। हम्म। पढ़ो जल्दी। ठीक है सक्षम, देख लेंगे यार, तुम बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। पढ़ लिया? चलो आ जाओ। ये कह रहे हैं रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा और 5,480 रुपए का वो हुआ। 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा जिसका बिल मूल्य 9,800 रुपए है। देखो दो बातें हैं, दो चीजें हैं। एक, 10 नवंबर 2019 को खरीदा 9,800 रुपए का सामान, और एक खरीदा 19 नवंबर को जो कितने का है, 5,480 का है। 19 नवंबर को 5,480, 10 नवंबर को 9,800। आजकल क्या चल रहा है कि क्वेश्चन को इतना बड़ा बना दो कि बच्चा देखकर ही मर जाए, उसको हिम्मत ही ना हो हल करने की। ठीक है, अब आगे सुनो। उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया, कुल राशि का नगद भुगतान किया। इस बार दोनों बिल का भुगतान किया और कैश पेमेंट किया, यानी कैसे किया, नगद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट दे और खरीद के समय नगद भुगतान के लिए 5% की छूट की योजना देता है, तो रमेश 19 नवंबर को भुगतान करेगा, कितना करेगा? मतलब एक खरीदी चीज 10 नवंबर को, एक खरीदी 19 को, और आप ऐसे समझो कि दोनों का पेमेंट उसने आज ही करा। ठीक है, दोनों का पेमेंट उसने क्या किया, आज किया। तो यहां पे ये कह रहे हैं उसने एक तो नगद भुगतान किया, 10 दिनों के भीतर दे दोगे तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसके साथ साथ अगर नगद भुगतान कर दोगे तो 5% मिल जाएगा। यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। ठीक है, तो देखो, एक 10 दिनों के भीतर पेमेंट करोगे तो 2% का छूट देंगे। तो 10 नवंबर को सामान खरीदा, पेमेंट 19 नवंबर को करेगा, तो यहां पे उसको 2% की छूट मिल जाएगी। हाँ या ना? इस पे उसको क्या मिल जाएगा, इस पे उसको 2% की छूट मिल जाएगी, यानी इसका उसको 98% चुकाना है। लेकिन ये तो 19 नवंबर को खरीदा और 19 नवंबर को ही पे करा, तो 5% की छूट मिल जाएगी। मतलब यहां पे कितना पे करना है उसको, 95% करना है। आपका कंफ्यूजन फिर से मैं और कम करता हूं। एक सामान 10 तारीख को खरीदा, एक सामान 19 को खरीदा, लेकिन दोनों का पेमेंट 19 को कर रहा है। जो 10 को खरीदा उसका पेमेंट भी 19 को, जो 19 को खरीदा उसका पेमेंट भी 19 को। तो दुकानदार ने कहा कि भाई 10 दिनों के अंदर अंदर कर दोगे पेमेंट तो तुम्हें 2% का मैं डिस्काउंट दे दूंगा। तो 10 दिन अभी कहां हुए, 10 तारीख को खरीदा, आज तो 19 तारीख ही है, तो 2% डिस्काउंट के लिए वो एलिजिबल है, उसको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 9800 पर 100 में से 2 गया, 98% उसको पे करना है। और ये तो आज खरीदा और वो आज के आज दे रहा है, और वो भी नगद दे रहा है, तो 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 95% आपको चुकाना है, तो 95% आ गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि बस उसका बिल कितने का हुआ वो बता दो, बात खत्म। तो फिर से हम एक बार यहां पर देखें कि क्या डिजिटल सम लग सकता है। तो 8 और 1 हो जाएगा 9, तो 4 और 1 बचेगा आपके पास 5। 8 और 1 9 गया, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। 8 और 1 9 गया, और 9 गया तो बचा केवल 4। यहां पे 9 गया, 5 और 4 तो बचा केवल कितना, 1। और बहुत अच्छी बात क्या है कि सबका डिजिटल सम अलग अलग है। तो देखो, इन दोनों को मुझे बस प्लस करना है। तो 9 गया तो बचा केवल 8, 9 गया तो बचा केवल 8। ठीक है, सॉरी गुणा, प्लस 5 और 4 9 गया तो बचा केवल 8, 9 गया तो बचा केवल 5। 8 और 8 64, 64 मतलब 1, 8 पंजे 40 मतलब 4, 4 और 1 कितना आ गया, 5।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 14,810 आपका आंसर है। डिजिटल सम ने इस प्रश्न को फोड़ कर रख दिया। अब आप देख रहे हो इतना बड़ा सवाल, सीजीएल 2024, एकदम लेटेस्ट ताजा ताजा सवाल है अपना। ठीक है, 10 सितंबर को आया हुआ क्वेश्चन है और अभी अक्टूबर चल रहा है, यानी 1 महीने पुराना परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन। इससे ताजा और क्या लाएं आपके लिए, बताओ। तो इस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि यहां पर समाप्त हुआ। ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि इसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 चैप्टर्स अब हम पढ़ेंगे। लेकिन आगामी 5-6 दिनों के लिए मैं कुछ आवश्यक कार्य के कारण आउट ऑफ इंदौर रहूंगा। तो हमारी और आपकी मुलाकात अगले हफ्ते होगी। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको अपडेट आ जाएगा नेक्स्ट क्लास का। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के साथ हमारी क्लास शुरू होगी। ओके। बहुत अच्छा है। जश्न। चलिए भाई, ओके। उम्मीद है आपका सफर बहुत अच्छा रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो अपनी मैथ्स की किताब है उसमें अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तो मैंने उसमें और अलग सवाल कराए हैं। और आपको मैं रिकॉर्डेड जो प्रॉफिट एंड लॉस दूंगा, ये तो हमने लाइव पढ़ा है, रिकॉर्डेड के सवाल भी अलग रहेंगे। बुक के सवाल और रिकॉर्डेड के सवाल एक ही रहेंगे, तो आप वो भी जरूर पढ़ना। बहुत सारी नई नई चीजें, नए नए टाइप्स आपको वहां भी मिलेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, तो चिंता नहीं करना है, सब अच्छे से कवर होगा। ओके, चलें विदा लेते हैं आपसे, है ना। अभी 1 घंटे बाद हालांकि हम मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ कमेंट दिखा देता हूं मैं आप लोग को, है ना। ये लो, देखो क्या क्या धूम मचा रहे हो तुम लोग। कितने जा रहे हैं वो नहीं बताएंगे हम। 5+2 भी कर सकते हैं क्या? कहां पे 5+2 करना है यार? नहीं नहीं, 5+2 दोनों डिस्काउंट नहीं जुड़ेंगे। हाँ, अच्छा लक्ष्य। चलो, कई सारे स्टूडेंट जैसे हैं जिनका शायद आज लास्ट चैप्टर भी है, तो आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इंग्लिश पढ़ना है मुझसे? आपने आईफोन ले लिया क्या? नहीं विशाल, अभी नहीं लिया यार, समय भी नहीं है और वो मिल भी नहीं रहा है, दोनों बातें। डेट भी सेम है, देखो 10-10 है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। दशहरे का कोई अवकाश नहीं है, आपकी सारी बाकी सभी क्लासेस यथावत रहेंगी। चलिए, ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मुलाकात होती है आप सभी से बहुत जल्द, है ना। थैंक यू। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना।